तुम्हारा नाम मित्रों, लिखावट के इस परिचर्चा में भरत प्रसाद जी का, अरुण शेतांश जी का मैं स्वागत करता हूं और अपने तमाम पाठकों और श्रोताओं के लिए भी मैं स्वागत कहता हूं। और मैं चाहूँगा कि सब लोग इसे प्रोग्राम को देखें और इसकी मूल भावना को समझने की कोशिश करें। आज का विषय तारों की अपसंस्कृति या दुरुपयोग की वजह से अपसंस्कृति का विषय है, जिस पर हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए करूँ मैं आवाज देखो कम आ रही है। देखो मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो 3 लोग इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे वो तीनों मूलतः कवि हैं और इनके पुस्तकें हैं, कविता संग्रह हैं। अरुण जी के 3 कविता संग्रह अब तक प्रकाशित हैं, जिसमें एक ऐसी दुनिया की तलाश में, हर मिनट एक घटना है, पत्थरबाज, ये 3 इनके महत्वपूर्ण संग्रह है। और आलोचना की कई किताबें हैं, इसमें शब्द साक्षी हैं, महत्वपूर्ण है। और कई पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया और देशज नाम की साहित्यिक पत्रिका के संपादक हैं और आरा में रहते हैं और वहाँ के एक शिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं। अरुण शेतांश जी का स्वागत करता हूँ और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। अरुण जी। नमस्ते। लिखावट पेज पर आज महत्वपूर्ण बातचीत होने जा रही है और हमारे बीच वरिष्ठ रचनाकार मिथिलेश श्रीवास्तव सर और भरत प्रसाद सर मौजूद हैं। और ये दोनों रचनाकार अपने क्षेत्र में बेहतर काम किए हैं और अभी आगे और बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं और हर कोई उत्साही है। अभी हाल ही में किताब आई है मिथिलेश श्रीवास्तव की, पहले औरतें ही रोती हैं। तो एक उस संग्रह को पढ़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने लिंक दिया था उसको, लेकिन रिटर्न हो गया। फिर मैं किताब मंगवा रहा हूँ, लेकिन पहले की कविताओं को मैंने पढ़ा है। लेकिन भरत प्रसाद की एक महत्वपूर्ण किताब है पेड़ की आत्मकथा, और को लेकर किताब है जिसका शीर्षक कबीर पर है। वैसे भरत प्रसाद ने आलोचना में बेहतरीन काम किया है मेरे हिसाब से। कविताएं तो लिखी हैं। मिथिलेश श्रीवास्तव सर की कविताएं अपने सामाजिक बुनियाद पर बिल्कुल खड़ी हुई हैं और समकालीन कविता में बिल्कुल अंशदान की तरह है, ये कह सकते हैं। ये दोनों कवि मिथिलेश और भरत दोनों एक समकालीन कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बन चुके हैं, बनने की प्रक्रिया में नहीं है, ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है। भरत ने अपने जो रचनाएं दी हैं उससे हम सोचते हैं, उस पर थिंक करते हैं। उसी तरह से मिथिलेश और श्रीवास्तव की कविताएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये मुहावरा जैसा लगता है, कोई चूंकि इतनी बार रिपीट हो जाती है कि सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन बिना सोचे कुछ काम हो नहीं सकता है। तो एक रचनाकार की जो स्थिति है और उसका वातावरण है, परिस्थिति है, उसका एक डेमोग्राफी है, उसका एक जो इन्वायरमेंट है, उसका जो इकोलॉजी है, उसका जो एक खाका है, वो तमाम तरह की स्थितियों से गुजरते हुए और सेंसिटिवनेस जिसको बोलते हैं संवेदनशीलता, वो चीजें क्षण करके दिमाग से, परिवार से
शरीर से, तमाम संरचनाओं से, स्ट्रक्चर रिलीफ से गुजरते हुए और क्षण करके वो अंततः रचना में आ जाती है। वो रचना, वो चाहे जिस विधा की हो, कहानी का हो, उपन्यास का हो, कविता का हो, लेकिन खेमों में जैसे बांटा गया उस सुविधा के लिए, ये गलत अर्थ में नहीं मैं बोल रहा हूँ, जैसे स्त्री विमर्श को, दलित विमर्श को, सामाजिक विमर्श को, अब एक पिछड़ा साहित्य आ गया है उसको लेकर के। लेकिन यहाँ हम बात करने जा रहे हैं अब पुरस्कारों की अपसंस्कृति के बारे में। पुरस्कारों की संस्कृति कहाँ चली गई, या पुरस्कार क्यों, या पुरस्कार किस लिए, क्या पुरस्कार समाज में जरूरी है, क्या लेखक के लिए पुरस्कार जरूरी है, क्या हर एक लेखक को हर पुरस्कार मिलना चाहिए, क्या पुरस्कार से हम उपकृत हो जाएंगे, क्या पुरस्कार से हम महान हो जाएंगे। लियो टोल्स्टॉय को कोई पुरस्कार नहीं मिला, प्रेमचंद को कोई पुरस्कार नहीं मिला। ऐसे बड़े बड़े लेखक हुए, राजनेता भी हुए, जैसे महात्मा गांधी को कोई पुरस्कार नहीं मिला। इस तरह से पुरस्कार से क्या हम पाते हैं, क्या खोते हैं, इस पर आज चर्चा करेंगे। क्या इस तरह की संस्कृति जो अभी विकसित होकर हमारे तरफ आई हुई है, क्या हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं? क्या मनुष्य में जो रचनाकार है, रचना है, वो रचनाकार से क्या बड़ा पुरस्कार ही है, या वैसा पुरस्कार जो रचना से बड़ी रचनाकार की कृति लगे और पुरस्कार छोटा लगे? और क्या रचना छोटी है और पुरस्कार बहुत बड़ा लगे, एक भव्यता प्रदान करे, उसे एक छवि बने और एक सेलिब्रिटी का एक पहचान हो। आज के जमाने की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी राय बाद में दूंगा। अभी दोनों से राय लेनी है, मिथिलेश जी से और भरत जी से। भरत हमारे बहुत प्रिय कवियों में, रचनाकारों में है, उनकी आलोचनाओं का मैं पाठक हूँ। कहानियों का पाठक मैं नहीं हूँ, सीधे तौर पर मैं बोलता हूँ, उपन्यास का पाठक नहीं हूँ, लेकिन आलोचना और कविता का मैं पाठक हूँ भरत प्रसाद की, उसी तरह से मिथिलेश श्रीवास्तव की। मैं सीधे तौर पर ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अपसंस्कृति जो विकसित हुई है धीरे धीरे 21वीं सदी में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, तब क्या हमारे वरिष्ठ रचनाकार का इसमें दोष रहा है, या उन्होंने ऐसी परंपरा या स्थिति बना दी कि आने वाली पीढ़ी भी उसी तरह से काम करे, या आने वाली पीढ़ी उसी तरह से काम कर रही है? ये दो तीन प्रश्न से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मिथिलेश जी से जानना चाहता हूँ, उसके बाद भरत प्रसाद जी से। मिथिलेश सर। धन्यवाद अरुण जी। दरअसल पुरस्कार और अपसंस्कृति, हम पुरस्कार को अगर व्यापक रूप में देखें तो उससे हमारे समाज में जो व्याप्त या बढ़ती हुई अपसंस्कृति है उसका भी वह बैरोमीटर है। मुझे तो लगता है कि पुरस्कार एक तरह से हमें मनुष्य या मनुष्यता से कुछ हद तक दूर करने की कोशिश जैसी ये पुरस्कारों की संस्कृति। आप रचनाकार हैं और रचना आपकी जब लोगों के सामने आती है, समाज के सामने, तो आप गौरवान्वित महसूस करते हैं। और जब सचमुच रचना के सहारे आप समाज में जाते हैं तो आपकी व्याप्ति बढ़ जाती है। पुरस्कारों ने इस चीज को हमेशा से ही सीमित किया है, साहित्य की व्याप्ति को सीमित किया है। कुछ क्षणिक लाभ तो लेखक को मिल जाता है, जैसे उसकी खबरों से उसकी थोड़ी पब्लिसिटी हो जाती है, उसकी किताबें कुछ बिक जाती हैं, पाठक भी थोड़े बढ़ जाते हैं, और कुछ एडवांटेजेस जो आपके समय में आपको आपके लिए होता है वो एडवांटेजेस उनको मिल जाते हैं। लेकिन पुरस्कार आपको कहीं भी स्थायित्व नहीं देते,
मेरा मानना है कि अपसंस्कृति से जो हमने कहा है कि पुरस्कार अपसंस्कृति, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, पुरस्कार अगर मान लीजिए एक पुरस्कार एक साल में दिया जाता है, तो जिसको दिया जाता है सिर्फ वही नहीं होता है, उस समय उसके जैसा या उससे अच्छा लिखने वाले लोग अनेक लोग होते हैं। तो उनमें से आप किसी एक को आर्बिट्रारली चुन लेते हैं और पुरस्कार की घोषणा कर देते हैं। तो इससे एक अच्छा, अब ये मजे की बात देखिए कि एक पुरस्कार की घोषणा होती है तो उसके साथ कभी ये नहीं बताया जाता है कि आपने किन लोगों में से एक का इस सच्चाई को छुपा लिया जाता है और जानबूझ के छुपा लिया जाता है। तो आपके समाज में इस तरह की जो इनिशिएटिव है, इस तरह की जो चीजें हैं, वो पूरे समाज में एक अपसंस्कृति को बढ़ावा देती है। तो अभी मैं इतना कह के आगे आपको बढ़ाने के लिए अनुरोध करता हूँ। मुझे धन्यवाद। मुझे एक घटना याद आ रही है जी। जब भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से सम्मानित होने के लिए अशोक वाजपेयी ने सबसे पहले अरुण कमल वो पुरस्कार दिया था, जिसकी तो कविता का नाम था उर्वर प्रदेश। बाद में कुछ कवियों का उसमें वो आया था, कविताएं आई थी उर्वर प्रदेश नाम पुस्तक से, वाले राधा कृष्ण प्रकाशन से वो किताब आई। अशोक वाजपेयी ने चयन किया था अरुण कमल का। जब अरुण कमल को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और उपन्यास में इसके अलका सरावगी को शायद मिला था हमको, मैं अगर नहीं भूल रहा हूँ तो अरुण कमल को बहुत विवाद हुआ था। मैं यहाँ सेंट्रलाइज अरुण कमल को लेकर नहीं कर रहा हूँ, पुरस्कार की अपसंस्कृति पर हमारी बात चल रही है। ये अपसंस्कृति जो खुद नियामक है, जो मेंबर्स हैं, जो ज्यूरी के मेंबर्स हैं, मुझे तो यहाँ तक पता है कि ज्यूरी के मेंबर खुद कहते हैं कि मुझे जो यहाँ का श्रेष्ठ पुरस्कार है मुझे ही दे दो। वहाँ पुरस्कार ज्यूरी के मेंबर हैं, वो खुद विरोध करते हैं कि भाई आप खुद मेंबर हैं और आप ही वही पुरस्कार लेने के लिए बेताब हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हम लोग कर सकते हैं कि उसमें का जो नागार्जुन पुरस्कार है या उस तरह का पुरस्कार है वो हम लोग दे सकते हैं आपको। तो नहीं, मैं ये पुरस्कार नहीं दूंगा, तो आपका रचनात्मक लेखन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन वो नहीं, उस पर आगे बातचीत करेंगे। मेन बात ये है कि क्या हम पुरस्कारों के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लिख नहीं सकते? भरत प्रसाद जी। जी, मैं बहुत ध्यान से आप दोनों लोगों की बात सुन रहा हूँ। बिना किसी औपचारिकता के पहले तो मैं लिखावट मंच का बहुत धन्यवाद और आभार देता हूँ, और मुझे खुशी है कि वाकई हम लोग एक साहित्य के बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब तक हम अहम सवालों से टकराएंगे नहीं, अहम सवालों पर हम अपने विचार, अपनी असहमतियां नहीं रखेंगे, अपनी चिंताएं व्यक्त नहीं करेंगे, तो समस्याएं तो जो हैं वो और बढ़ेंगी ही और विस्तार ही लेंगी, बल्कि और वो संकट को घना बनाएंगे। इसलिए मैंने इस विषय को रखा। अरुण जी ने कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं, और मिथिलेश श्रीवास्तव जी के बात को भी मैं ध्यान से सुन रहा था। दरअसल ये जो अपसंस्कृति है, अपसंस्कृति अपने आप में एक बड़ा संकट है, क्योंकि संस्कृति अपने आप में एक बड़ा बृहद फलक ले करके हमारे बीच में मौजूद होती है, और वो हमको ले दे करके आगे बढ़ती है। सवाल केवल पुरस्कारों की अपसंस्कृति का नहीं है। जीवन
केवल एक पक्ष से विकसित नहीं होता, केवल एक पक्ष से पहचाना नहीं जाता। इसलिए अगर समाज, जीवन मूल्य या भौतिक विकास या नैतिक विकास या पुरस्कारों की संस्कृति अगर वो हमें नीचे ले जा रही है, तो वो सब कहीं कहीं हमको अब संस्कृति के ओर ढकेलती है और हम एक विशेष प्रकार के अंधकार में लगातार घिरते हुए चले जाते हैं, जिससे निकलने का कोई भी रास्ता हमको दिखाई नहीं पड़ता है। मैं बिना किसी अधिक औपचारिकता के सीधे ये बात रखना चाहता हूं कि पुरस्कार साहित्य के लिए है या साहित्य पुरस्कार के लिए। दरअसल यहाँ गांधी के उस विचार को आप याद कीजिए, जहां पर हमेशा गांधी जी हमेशा साध्य के साथ साथ साधन पर बहुत बल देते थे। नहीं हुआ। साध्य और साधन दोनों में अगर समरूपता नहीं होगी, दोनों का स्तर अगर श्रेष्ठ नहीं होगा, दोनों अगर पवित्र नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य दूषित होना ही होना। मैं यहाँ यह पूछना चाहता हूं और अपनी तरफ से बात रखना भी चाहता हूं कि अंततः हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य सृजन है, हमारा लक्ष्य साहित्य है, हमारा अंतिम जो मुकाम होगा, अंतिम जो पहचान, वो हमारे सृजन और हमारे द्वारा निर्मित साहित्य से होगी। और पुरस्कार जो भी जितने भी पुरस्कार हैं, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, चाहे साहित्य अकादमी हो, चाहे वो हिंदी अकादमी पुरस्कार हो, या फिर जो है भारत भूषण अकादमी पुरस्कार हो, या जितने भी प्रकार के पुरस्कार हो, चाहे वो नोबेल पुरस्कार ही क्यों हो, वे सारे के सारे केवल साधन ही माने जाते हैं। वे साध्य नहीं हो सकते। साध्य तो हमेशा साहित्य ही रहा है। लेकिन परिणाम क्या होता कि हम रचनाकारों में या जो तमाम सारे भाषाओं के रचनाकार हैं, उन्होंने धीरे 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 अपने निहित उद्देश्य की सिद्धि के लिए पुरस्कारों को साध्य बना लिया और साहित्य को साधन बना दिया। यह सबसे बड़ा दुष्परिणाम निकल करके समकालीन साहित्य में सामने आता है। तो ये बात अपनी तरफ से मुझे रखनी थी। अब इसके बाद चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे तो बातें आगे बढ़ेंगी। एक दो उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। विशेष तौर पर नामवर जी के संदर्भ में, जो नामवर जी को जिस पुस्तक पर उनको पुरस्कार मिला, कविता के नए प्रतिमान, मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ा है और निश्चित रूप से वो आलोचना की एक अच्छी और श्रेष्ठ पुस्तक कही जा सकती है। उसके स्तर को मैं नीचे नहीं ले जाना चाहता, लेकिन उस पुस्तक के पीछे जो विवाद है, उस विवाद को हम सब लोग जानते हैं। पहले ही यह तय हो गया था कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन किस कृति पर मिले यह तय नहीं हो पा रहा था। और अब ये खुलेआम सच्चाई है कि नामवर जी के सामने एक लक्ष्य रखा गया और उन्होंने कविता के नए प्रतिमान पुस्तक लिखी और उस पर पुरस्कार दिया गया। मैं पुनः कहूंगा कि वह पुस्तक श्रेष्ठ है। नामवर जी हमारे मानक आलोचक हैं, लेकिन उसके का जो विवाद है उसे हम भुला नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए एक उदाहरण माइक को म्यूट कर दिया जाए, अन्य लोग म्यूट कर दें। अनीता जी म्यूट कर दें माइक को, ताकि भरत प्रसाद की आवाज है उसको जी। अरुण जी चर्चा को आगे बढ़ाएं, कुछ और सवाल से सवाल निकलते हैं। तो बहुत अच्छी बातें आप दोनों ने की। सवाल यह है कि सीधे तौर पर कि रचना बड़ी हो और पुरस्कार छोटा हो, पुरस्कार बड़ा हो, रचना छोटी हो, इस पर हम लोग थोड़ी बात कर लें। मिथिलेश सर, आपका इस विषय में क्या कहना है?
देखिए, रचना ही तो मूल है, पुरस्कार मूल नहीं है। फणीश्वर नाथ रेणु को साहित्य अकादमी नहीं मिला, लेकिन फणीश्वर नाथ रेणु आज के, अब उनकी गणना तो प्रेमचंद के बाद अगर कोई कथाकार है तो फणीश्वर नाथ रेणु है। और वो बड़ी रचना क्यों है? क्योंकि समाज में व्याप्त, चाहे वो ग्रामीण समाज हो, शहरी समाज हो, उसमें व्याप्त अपसंस्कृति को फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी कहानियों में, उपन्यासों में वो ले आए हैं। और वो ले आए हैं, वो हमारे काम की चीज है। जैसे तीसरी कसम की बार बार हम लोग जिक्र करते हैं, उस पर फिल्म है, उस फिल्म का भी जिक्र करते हैं, तो उसमें एक दूसरे ढंग की चीज हमें दिखाई देती है, प्रेम की प्रकाष्ठा। और उसमें समाज में जो क्षुद्रताएं रही हैं वो, तो पुरस्कार के न मिलने की वजह से रेणु छोटे साहित्यकार नहीं हो जाते, उनकी रचना बड़ी है और उनके सामने कोई भी पुरस्कार छोटा लगता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, नामवर जी को साहित्य अकादमी मिला। भरत जी की बात से मैं सहमत हूँ कि साहित्य अकादमी ही क्यों, किसी भी पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया कहीं भी एक मॉडल रूप में प्रक्रिया हमें नहीं दिखाई देती है। और हर पुरस्कार के चयन के पीछे वही प्रक्रिया होती है जो भरत जी अभी चर्चा कर रहे थे। नामवर जी का कविता के नए प्रतिमान, उस पुस्तक पर हम एक लाइन भी निगेटिव नहीं बोल सकते हैं। वो किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे भरत जी को, आपको भी अच्छी लगती होगी और तमाम लोगों को अच्छी लगती है। और वो किताब मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है कि नामवर जी विचारधारा से बाहर जाके एक ऐसे कवि को संदर्भित करते हैं, यानी कि रघुवीर सहाय को संदर्भित करते हैं। वो पूरी किताब रघुवीर सहाय के रेफरेंसेस से भरी हुई है। बल्कि कहते भी हैं कि रघुवीर सहाय ने उनको वो किताब लिखने के लिए मजबूर कर दिया, इस तरह की चीजें। तो उस पुस्तक को लेकर के एक जो राजनीति और विचारधारा और प्रगतिशीलता की बात जो हम लोग करते हैं, नामवर जी ने उसको अपनी किताब में तोड़ा है और अच्छे ढंग से तोड़ा है। तो एक ये अलग बहस हो जाएगी। अभी हम लोग पुरस्कारों की बात करते हैं। तो अभी फणीश्वर नाथ रेणु की बात हुई, उनको वो पुरस्कार नहीं मिला। तो नहीं मिला तो वो छोटे थोड़ी हो रहे हैं, वो इसलिए हमारे बीच हैं क्योंकि उनकी रचना बड़ी है। तो इस तरह के तमाम हमें लेखक मिलेंगे जिनकी रचना बड़ी है और उनको सचमुच कोई पुरस्कार नहीं मिला। रघुवीर सहाय कोई पुरस्कार नहीं मिला सिवाय साहित्य अकादमी के। हम लोग जब बैठते थे तो चर्चा होती थी, तो रघुवीर सहाय कहते थे मुझे कौन पुरस्कार देगा। तो उनको तो भाई साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अब उनको कैसे मिला ये कहानी मुझे नहीं पता है। लेकिन अब देखिए कि पुरस्कारों से अब संस्कृति एक और ढंग से फैलती है समाज में। जैसे लोग खूब ड्रम बीटिंग के साथ धूमधाम से पुरस्कार शुरू करते हैं और उसके बाद वो पुरस्कार बंद हो जाते हैं। जैसे मैं मंगलेश डबराल के परिचय में देख रहा था, उनका जो पहला संग्रह था
पहाड़ पर लालटेन, उसको एक पुरस्कार मिला था, वो संग्रह को ओम प्रकाश स्मृति सम्मान। अब वो सम्मान तो पिछले पता नहीं कब से वो सम्मान हमें फिर सुनाई नहीं पड़ा, तो बंद हो गया होगा। बिल्कुल नहीं, उसी तरह सही से बात। हाँ, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। हाँ ठीक है सर, आवाज आ रही है। अच्छा, उसी तरह एक श्रीकांत वर्मा पुरस्कार शुरू हुआ, वो भी बंद हो गया। शमशेर सम्मान का बड़ा नाम सुनते थे, अब वो भी मृत प्राय हो गया है, कहीं अब सुनाई नहीं दे रहा है। उसी तरह कुछ लेखकों ने मिलकर रघुवीर सहाय सम्मान शुरू किया, तो वो सम्मान भी बंद हो गया। तो पुरस्कार शुरू किए जाते हैं और फिर बंद कर दिए जाते हैं। तो लोगों में ये धारणा बनती है कि वेस्टेड इंटरेस्ट में कोई पुरस्कार शुरू होता है और फिर वो वेस्टेड इंटरेस्ट पूरा होते ही वो बंद कर दिया बंद जाता कर है। दिया। बंद करने के और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन लोग जो सोचते हैं उससे तो अब संस्कृति ही फैलती है ना। आप लोगों को इस तरह से सोचने के लिए आप मजबूर करते हैं। तो ये जो एक दूसरी बात और है अब संस्कृति की, कि कई सारे पुरस्कार हैं जो साहित्य रचनाकारों के परिवार के द्वारा शुरू किए। अब बताइए कि ये भी एक तरह की अपसंस्कृति है। तो अभी मैं इतनी बात कहता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी अरुण जी। बातें आपने कही। दो बातें जी इससे निकल करके आए भरत प्रसाद जी। मिथिलेश सर ने कहा कि जी प्रेमचंद के बाद रेणु का स्थान आता है, कोई शक नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हम लोग तो अभी शुरुआत भी नहीं किए थे, और मिथिलेश सर गोपालगंज से हैं, जानते हैं बहुत बढ़िया से, बिहार से हैं, कि प्रेमचंद का जितना स्थान हुआ उसके लायक थे भी और होना भी चाहिए। लेकिन रेणु अपने रचना के बल पर आगे बढ़े और आलोचकों ने उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया, लेकिन पाठकों ने उतना ही सम्मान दिया उनको। ये बहुत बड़ा सम्मान है। इस तरह का सम्मान बहुतेरे कम दिखाई देते हैं हिंदी साहित्य में। अंग्रेजी साहित्य में दिखाई देते हैं, फिलिस्तीनी साहित्य में, अफ्रीकन साहित्य में दिखाई देगा आपको। लेकिन आगे चल करके रेणु के बारे में, चूंकि अभी शताब्दी वर्ष चल रहा है, तो हमको लगता है कि 10-15 पत्रिकाएं ऐसी हैं जो कि विशेषांक निकाले रेणु पर। इसके पहले रेणु का कोई अंश भी नहीं छापता था, रेणु अपने आप पढ़े जाते थे। और मैला आंचल का और तीसरी कसम का वो जिक्र कर रहे थे मिथिलेश सर। तीसरी कसम का, मैला आंचल का तो मैं सुना हूँ, दंत कथा है या सच्चाई क्या है कि किसी दुकान में बैठ करके चाय पी रहे थे, बिहार में कांसर रोड के आगे खुपरी, और उसमें चाय बनती रहती है। रेणु जी गए थे और उस किताब का शीर्षक सोच रहे थे, तो एक औरत गुजर रही थी और उसका आंचल मैला था। बिहार में बहुत गरीबी है और वो उस तरह से वो आंचल ओढ़े जा रही थी। अचानक उनकी नजर पड़ी, बोले कि वो एक ग्रामीण परिवेश से मेरी किताब है उपन्यास से, ये मैला आंचल है, क्यों नहीं इसका नाम ही मैला आंचल रख दे। अब इसमें कितनी सच्चाई मैं नहीं बता सकता, लेकिन इसमें लोकगंध कितना है, तीव्र है। मैला आंचल, लोकगंध, जहां लोक ही नहीं है। लोक से ही समाज बना है, देश बना है, राष्ट्र बना है, महानगर बना है, शहर बना है। गांधी जिसकी संकल्पना करते थे, भारत गांवों का देश है, गांव को ही नजरअंदाज किया गया और गांवों की चीजों को, लोगों को लेकर के हम चलते हैं। अब जाकर साहित्य में कुछ दिनों के बाद नगरीय कविता और महानगर का जीवन यापन और तमाम तरह के कवि जो है चमक दमक में लिखना पढ़ना शुरू किए हैं। लेकिन अंततः भारत को लोक कविता ही, लोक ग्रामीण परिवेश ही, लोक साहित्य ही बचा कर रखेगा। कोई महानगरीय जीवन बचा कर नहीं रहेगा। और लोग लौट रहे हैं आज भी कोरोना काल में। आप देखिए कि ग्रामीण लोग कम प्रभावित हो रहे हैं, शहरी लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ये मुद्दा अलग हो जाएगा। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि ग्रामीण का विकास, ग्राम का विकास नहीं हुआ, गांव का विकास नहीं हुआ, अलग व्यवस्था का दोष मानिए या जिसका दोष मानिए,
बिहार सरकार में तो घोषणा है कि आप व्यवस्था के खिलाफ लिख दीजिएगा तो जेल हो जाएगा और कुछ पनिशमेंट लगेंगे। हम लोग कुछ लिख नहीं पाते हैं। ये बात कर रहा हूं तो दुस्साहस के तौर पर कर सकता हूँ, कल जेल हो जाएगा हमको, यूट्यूब पर कोई देखेगा तो। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मैं जानता हूं लेकिन लिख नहीं सकता हूं, कह नहीं सकता हूं। हम रचना में लिखते हैं, रचना में पढ़ते हैं, रचना को लेकर के चलते हैं। इसके बावजूद जो समूहबाजी है, गुटबंदी है और तमाम तरह के लोग पूरे क्षेत्र में फैले हुए, हर एक राज्य से लोग जा करके दिल्ली में बसे हुए हैं। दिल्ली आज साहित्य का केंद्र हो गया। कभी इलाहाबाद हुआ था, कभी पटना, कभी जबलपुर, कहीं कुछ होता था। लोग लेखकों को घेरे हुए रहते थे। तद्भव के अंक में अरुण कमल ने वो लिखा है कि जब प्रसिद्ध लेखक संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन जबलपुर में हुआ तो भीष्म साहनी अपने से दरी बिछा रहे थे, चादर बिछा रहे थे, दीवार तर बैग रखे तकिया के रूप में, और दूसरे कमरे में त्रिलोचन बैठे थे। रात को 2:30 बजे त्रिलोचन को घेर कर लेखक बैठे हुए थे। वो त्रिलोचन को समझना चाहते थे, सुनना चाहते थे। 2:30 बजे रात को, जो सोने का टाइम होता है, पूरी दुनिया सो जाती है। किसको चिंता है रात में जगने की और साहित्य की बात सुनने की? ये एक पागलपन है। साहित्य एक पागलपन की चीज है, लेकिन समाज के लिए वो काम करता है अपरोक्ष ढंग से, जिसको हम बोलते हैं प्रतिपक्ष का काम करता है साहित्य। हमारा सवाल था क्या रचना बड़ी या पुरस्कार बड़ा, पुरस्कार बड़ा या रचना छोटी? इन संदर्भों को ध्यान में रखते हुए भरत भाई से मैं जानना चाहता हूँ जी कि उनकी क्या राय है, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारी राय हैं। दरअसल एक साथ हम लोगों के बीच में कई चिंताएं अपनी जगह बना रही हैं, कई सवाल अपनी जगह बना रहे हैं, लेकिन आज पूरा का पूरा हमारा जो अपना ध्यान है और चिंता है वो अब संस्कृत को लेकर ही है। मैं इसके 2 उदाहरण मैं देना चाहता हूं। कम से कम इस समय दर्जनों ऐसी संस्थाएं हैं, दर्जनों ऐसे नामचीन और अनाम पुरस्कार हैं जो कि बहुत ही प्रायोजित ढंग से पुरस्कार देते हैं, बहुत ही प्रायोजित ढंग से। मेरे यहाँ अपने शहर शिलांग में एक संस्था है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई वर्षों से वह संस्था पुरस्कार दे रही है और देश के तमाम सारे हिस्सों से रचनाकार आते हैं, पुरस्कार लेते हैं, आयोजन होते हैं और वो पुरस्कार लेकर के जाते हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, मैं उस संस्था का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसकी जो प्रकृति है वह अब संस्कृति की ओर बड़ा संकेत कर रही। उसमें होता क्या है कि केवल उन्हीं रचनाकारों को पुरस्कार दिया जाता है, केवल उन्हीं रचनाकारों जो उसमें आर्थिक सहयोग देते हैं, जो उसमें अपना आर्थिक योगदान देते हैं। प्रायः उन्हीं रचनाकारों को बुला करके पुरस्कार देते हैं, साल सम्मान पत्र देते हैं, उन्हें ठहराते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। और मैं एक संस्था की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो हमारे सामने का अपना उदाहरण है। इसी तरह की और भी संस्थाएं हैं, मैं किसी भी संस्था का नहीं ले रहा हूं, लेकिन वे बाकायदा को आमंत्रित करते हैं कि आप इतने पैसे आप जमा कीजिए, आपके आने जाने की व्यवस्था होगी, आपको साल सम्मान पत्र पे दिया जाएगा, आपको श्रीफल दिया जाएगा और आपको सम्मानित किया जाएगा। अब संस्कृति ये है, पुरस्कार देना और पुरस्कार लेना कहीं से कोई गलत या कहीं अनुचित काम नहीं है। पुरस्कार बड़ी ऊंची चीज होती है, लेकिन ये तरीका गलत है कि आप उसी रचनाकार से सहयोग लीजिए आर्थिक तौर पर, और रचनाकार तो वैसे भी यश प्रसिद्धि सम्मान का भूखा होता है, वो तुरंत सहयोग करता है, पुरस्कार ले लेता है। दूसरी जो अब संस्कृत का रूप है वो और भी कठिन है और भी ज्यादा तकलीफ देह है। तो ये कि पहले से ही यह तय हो जाता है कि इस बार यह पुरस्कार इसको फला को दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। परिदृश्य में वो नाम तैरना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि ये पहले से ही सुनिश्चित हो जाता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन अगला पुरस्कार इसको दिया जाएगा।
अब उसमें होता क्या है कि वो रचना, अच्छा, निर्णायक मंडल उस रचनाकार की नजर में होते हैं, निर्णायक मंडल के जो भी रचनाकार होते हैं उसके संपर्क में होते हैं। फिर उसके बाद वो रचनाकार उन निर्णायक मंडल के सदस्यों से एन केन प्रकारेण संपर्क साधना आरंभ कर देता है, उनको रिझाएगा, उनको उनसे जुड़ेगा, उनका विश्वास पात्र बनेगा, और धीरे 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 होता आखिर वही है कि सारे निर्णायक मंडल बिना रचना को आधार बनाए, बिना उसके कृति का मूल्यांकन किए उसके पुरस्कार की घोषणा कर देते हैं। ऐसे उदाहरण मैं एक दे ही देता हूं। 2 साल 3 साल पहले मेरे ख्याल से बाबूशाह कोहली की एक कविता प्रकाशित हुई थी, अगर मैं ठीक से नाम याद कर पा रहा हूं तो बाबूशाह कोहली ही थी। उदय प्रकाश ने एक कविता पर पुरस्कृत किया था भारत भूषण अग्रवाल के लिए, शायद अगर मैं तथ्यात्मक चूक हो रही हो तो अरुण जी सुधार कीजिएगा। लेकिन नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूं, लेकिन जो भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला था किसी युवा कवित्री को मिला। दूसरी कवित्री, बाबूशाह नहीं थे। बाबूशाह नहीं है, ठीक है। तो जिस कविता पर पुरस्कार मिला उस पर फेसबुक पर बड़ी लंबी परिचर्चा हुई। हाँ। और वह इतनी बोल्ड कविता थी, इतनी बोल्ड कविता थी कि वह उसकी बोल्डनेस को सह पाना एक रचनाकार के तौर पर शायद मेरे लिए असंभव था। उस पर हम सब ने बड़ी प्रतिक्रियाएं की थी, लेकिन उदय प्रकाश ने उसी निहायत ही खुली हुई बोल्ड कविता पर भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया था। इसको भी मैं कहीं न कहीं अब संस्कृत का ही एक रूप मानता हूं। ये 2 उदाहरण हमने आपके बीच में रखे। तो हमारी चर्चा अच्छी चल रही है। पता नहीं किस संदर्भ में इलाहाबाद से सत्यप्रकाश मिश्र को आप सभी जानते हैं, बहुत बड़े आलोचक, बहुत बड़े चिंतक और हमारे प्रिय आलोचकों में से थे। उन्होंने एक आलेख लिखा था, महाबली का पतन। वो सीधे तौर पर नामवर जी को लेकर के था। नामवर जी सत्यप्रकाश जी से नाराज ही चले, उनका लोकार्पण करना था तो लोकार्पण करके रख दिए, कुछ बोले नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। और ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है या क्या है, लेकिन वो आर्टिकल का छपा था महाबली का पतन नाम से। वो बहुत नाराज हुए थे नामवर जी। नामवर जी भी कुछ ऐसी गलतियां करके गए हैं जिसको उनकी साहित्य के आगे वो सब गलतियां छुप जाती हैं। बिहार में एक बार सम्मान के बाद बिहार सरकार सम्मान घोषणा करती है हर एक साल, तो आयोजन नहीं करता है और सीधे तौर पे पैसे दे दिए जाते हैं और वो पैसा लेकर के लेखक घर चला जाता है, या उसको चेक भेज दिया गया, फलाना पुरस्कार फलाना पुरस्कार फलाना लोग का फलाना लोग का। किसी कमेटी में किसी जूरी में वो भी थे, तो उन्होंने कहा कि काशी को भी मिलना चाहिए। हालांकि वो ऐसा कहते नहीं कहीं भी, लेकिन कहा, और एक वरिष्ठ लेखिका ने कहा हमसे, ऐसा उन्होंने कहा। तो मुझे बड़ी हंसी आई और मजबूर हो गया मैं कि बताइए, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। बिहार सरकार है, बिहार सरकार का पुरस्कार है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो दोनों व्यक्ति, नामवर जी, काशी जी, सब लोग, और कहाँ का चीज कहाँ पर देने की बात, ये संकीर्ण रूप से मैं नहीं सोच के कह रहा हूँ। सबको मिलना चाहिए, कहीं किसी भी राज्य का कोई भी पुरस्कार हो वो मिले, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि आप पुरस्कार के लिए आप कमेटी बनाए हुए हैं, या आप एक संस्था, जैसा कि मिथिलेश जी ने कहा कि सर ऐसे पुरस्कार संस्थाएं देती हैं जिसका नाम हम भूल गए हैं। पहाड़ पर अल्टेन पर जो पुरस्कार मिला, हम तो पहली बार जाने उस संस्था का नाम, हमने पहली बार जाना, इतने दिन साहित्य में हो गए, मैं पहली बार जाना, और मैं नहीं जानता हूँ कि वो पुरस्कार किसी को दिया जाता है। मैं नहीं जानता हूँ कि वो पुरस्कार किसी को दिया जाता है। मैं नहीं जानता हूँ कि वो पुरस्कार किसी को। विष्णु नागर ने एक कविता तद्भव के अंक में लिखी कि मेरी हैसियत नाम से, बड़े रचनाकार हैं, मेरे प्रिय कवि हैं विष्णु नागर।
उन्होंने लिखा कि मेरी हैसियत रुपए में 1 पैसे बराबर है, मेरी हैसियत रुपए में 1 पैसे बराबर है। आखिरी बार जब आपने 1 पैसा देखा होगा, मुझे भी जरूर देखा होगा। आखिरी बार जब पैसा देखा होगा तो मुझे भी जरूर एक बार देखा होगा। ये ट्रांजैक्शन जो है, ये इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये मन स्थिति का ट्रांजैक्शन है। मैं ये बात कहना चाहता हूं, एक रचना जो खुद बोल रही है, कह रही है, वैसी रचना पर, वैसी रचना की संस्कृति पर, या वैसी संस्कृति की रचना पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है या प्रोसेस में लगा हुआ है, उसमें अब संस्कृति कैसे पैठ कर रही है। अगर हम देशज पत्रिका निकालते हैं तो कल चल करके भरत जी, मिथिलेश श्रीवास्तव सर को मैं पुरस्कार देता हूं या किसी और को पुरस्कार देता हूं, देशज पुरस्कार नाम से मैं शुरुआत कर दूं, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि कोई ना कोई आगे चलकर मुझे भी पुरस्कार मिल जाएगा। गिव एंड टेक का मामला बना हुआ है पुरस्कारों में, और फेसबुक, अभी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बना हुआ है और सीधे तौर पर दिखाई देता है। साहित्य में जात पात की बात छोड़ दीजिए, चूंकि अब संस्कृति की बात हम कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का अपसंस्कृति है कि आप पहले से ही, जैसा कि भरत जी ने कहा, पहले से नाम यह तय है और उनको केवल घोषणा कर दिया जाता है, भाई आइए अपना पैसा दे दीजिए, बाद में अपना पैसा ले लीजिए पुरस्कार के रूप में लिफाफे में। या बहुत जगह तो सुनते हैं कि लिफाफा खाली है, लिफाफा दे दिया और पुरस्कार घोषणा कर दिया, काम खत्म। इतनी गिरावट क्यों आ गई? क्या हमने उस गिरावट को संजो कर रखा था? क्या हम वरिष्ठ साहित्यकारों का अनुसरण कर रहे थे? क्या वरिष्ठ साहित्यकारों ने इसकी शुरुआत की? एक पैक तो नहीं ना हुआ होगा। इसकी शुरुआत के दोषी कौन है? मिथिलेश सर। ये अंग्रेजी में एक कहावत है, वीसीएस सर्किल। आवाज नहीं आ रही हो? आ रही है आवाज सर, आ रही है आपकी। एक मिनट जरा वो फोन दीजिए। आवाज आ रही है सर, आवाज आपकी स्पष्ट आ रही है। ये इसको हाँ, इसमें सर आवाज साफ नहीं आ रही, पहले वाले में आवाज आ रही थी। हाँ आ रही है। हाँ, पहले वाले फोन से आपकी साफ आवाज आ रही थी। आप हाँ बोलिए। आपने कहा कि दोषी कौन है? ये दोषी कौन है? इसको बंद कर दीजिए। दोषी कौन है? देखिए, एक विशियस सर्कल बनता है। अगर साहित्य में अपसंस्कृति किसी वजह से आ रही है तो वो समाज में अपसंस्कृति इंड्यूस करेगी, वहां फैलाएगी। समाज में अपसंस्कृति आ गई तो वो आपके तमाम कलाओं में अपसंस्कृति फैलाएगी। तो एक विशियस सर्कल जो है वो सबसे बड़ा दोषी है। दूसरे दोषी हैं महत्वाकांक्षी लोग। साहित्य में जो महत्वाकांक्षी हैं वो लोग भी कम दोषी नहीं हैं। उनकी महत्वाकांक्षा उनकी रचना से बड़ी है। वो चाहते हैं कि उनको पूजा जाए, वो चाहते हैं कि उनको पुरस्कृत किया जाए, वो चाहते हैं कि सम्मानित किया जाए। तो यह महत्वाकांक्षा
अपसंस्कृति की तरफ ले जाती है, जिसकी चर्चा आपने भी और भरत जी ने भी की। ऐसे हैं कई पुरस्कार समाज में चल रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, और वो उसी तरह से चल रहे हैं जिस प्रक्रिया की बात अभी हम लोगों ने की। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी पुरस्कार जब आप उसका निर्माण करते हैं, स्थापना करते हैं, और इसमें आप साहित्य अकादमी को भी शामिल करें, राज्यों की अकादमियों को भी शामिल करें, वो लोग पुरस्कारों की स्थापना कर देते हैं, लेकिन चयन प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करते हैं। एक जो बहुत ही स्ट्रिक्ट चयन प्रक्रिया होनी चाहिए, वो किसी भी पुरस्कार संस्थान के पास वो चयन प्रक्रिया नहीं है। तो जब चयन प्रक्रिया नहीं है तो पुरस्कार देने का आधार क्या होगा? हम 2-4 नाम पहले से ही तय कर लेंगे और उसी में से हम किसी को दे देंगे। तो चयन तो वो नहीं हुआ, वो चयन प्रक्रिया नहीं। चयन प्रक्रिया तो वैसी होनी चाहिए कि एक पुरस्कार संस्थान पूरे साल पूरे हिंदी प्रदेशों में, हिंदी बेल्ट में रचनाकारों पर नजर रखे, उनकी रचनाओं पर नजर रखे, और तब संस्तुतियां आए कि भाई ये लोग हैं, और उनके सबके नाम आप पब्लिक करिए, जग जाहिर करिए कि ये इतने लोगों को हमने चुना और इनमें से इनको हमने दे दिया। अब देखिए, इसमें मुझे दो चीजें याद आ रही हैं, इतनी बातें हुई तो एक केदारनाथ अग्रवाल पुरस्कार है बांदा में। बांदा से 2 पुरस्कार दिए जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल के नाम से। 2 खेमे हैं, वो अलग अलग खेमा। एक तो खेमा है हमारे कवि मित्र माटी के जो संपादक हैं, नरेंद्र पुंडरिक जी। नरेंद्र पुंडरिक जी के इस केदारनाथ अग्रवाल न्यास, वहाँ न्यास है, उस पुरस्कार के बारे में एक साल मुझे पता चला कि उसके निर्णायकों ने एक ऐसे व्यक्ति को वो पुरस्कार दे दिया जो कहीं संस्कृति मंत्रालय में ऐसे पद पर थे जहां से वे विदेश यात्राएं सुलभ करा सकते थे। बहुत अच्छा। अब देखिए, अब ये पुरस्कार उनको दिया जा रहा है इस उम्मीद में कि वो निर्णायकों के लिए या उनमें से कुछ लोगों के लिए विदेश यात्राएं कराएं। अब पुरस्कार पाने वाला जो कवि था उसने उनको अनुग्रहित नहीं किया बाद में। अब वे लोग खुल के उस कवि को गाली देते हैं। अब ये सब चीजें तो बाहर नहीं आती हैं, ये अंदर ही अंदर ये बतलाती हैं कि किस तरह से अब संस्कृति को लोगों ने फैलाया। लोगों मतलब साहित्यकारों ने फैलाया है। एक तो निर्णायक साहित्यकार ही होते हैं, जितने भी इस कविता कहानी से संबंधित पुरस्कार हैं उसके निर्णायक साहित्यकार ही हैं। एक तो ये मुझे आया। एक शमशेर सम्मान के बारे में एक दिल्ली में एक बहुत ही एक कहानी प्रचलित है, कहीं रिटर्न नहीं है, मुहा मुही जो कहानियां फैलती है कि एक कवि को शमशेर सम्मान लेना था, तो उन्होंने एक एक करके निर्णायकों को ही अप्रोच किया और कहा कि अगर आप कहें, बाकी लोग तैयार हैं, आप कहें तो ये पुरस्कार मैं ले लो। तो एक ने कह दिया हाँ ले लीजिए।
फिर वो दूसरे के पास गए, कहा कि सब लोग तैयार हैं, आप कहें तो इस तरह से कम से सम्मान उनको मिल गया। अब ये कहीं रिटर्न तो नहीं है, कोई लिखेगा भी नहीं, कोई स्वीकारेगा भी नहीं, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना पोइट्रिक जस्टिस, उस तरह से ये कहानियां प्रसिद्ध हैं और अपने आप में यथार्थ है। और ये तो अब संस्कृति इस तरह से, अब जो लोग सुनेंगे, और अब संस्कृति कहाँ है, आप आज के लोगों को देखेंगे, जैसे मान लीजिए भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, वो जिसको मिल जाता है उसका तेवर आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वो तेवर जो है बहुत भयानक तेवर है। तो वो तेवर, जैसे मैं एक आपको साहित्य से अलग की बात बताता हूँ, जैसे सेंट्रल सर्विसेज है, सेंट्रल सर्विसेज जो आईएएस से लोग आते हैं, तो उसमें अगर एक जगह सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो एक घेरा आपको दिखाई देगा कि वो प्रॉपर आईएएस है, फिर दूसरा घेरा दिखाई देगा कि ये प्रमोटी आईएएस है, फिर तीसरा घेरा दिखाई देगा कि ये रेवेन्यू सर्विस के लोग हैं। तो इस तरह से अलग अलग घेरे में लोग घूमते हैं और उनके तेवर भी उसी तरह से होते हैं। सबसे खतरनाक तेवर उनके होते हैं जो आईएएस के घेरे में होते हैं। उसी तरह इन पुरस्कारों ने उस तरह के घेरे आपके साहित्य में भी बनाए। तो इससे भी एक अपसंस्कृति का फैलाव होता है। मुझे नीलाभ की एक बात एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था। नीलाभ ने साहित्य अकादमी पुरस्कार जो अनुवाद के लिए दिया जाता है उसको लेने से इनकार कर दिया था, वो उन्होंने नहीं लिया। उनसे पूछा गया कि भाई आप क्यों नहीं ले रहे हैं, तो एक जो बात उन्होंने कही कि इन पुरस्कारों की विश्वसनीयता नहीं है, और दूसरी बात कही कि अंग्रेजी में जिस किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय की किताब, जिसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, अरुंधति रॉय को भी साहित्य अकादमी ने पुरस्कार दिया। अरुंधति रॉय ने भी पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। तो एक ये भी बताया कि जब मूल लेखक ने ही यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया तो मैं उसके अनुवाद के लिए पुरस्कार क्यों दूं। अब ये नीलाभ की बात तो मुझे अच्छी लगती है, लेकिन इस बात को प्रचारित नहीं किया जाता है। इसलिए नहीं प्रचारित किया जाता है कि नीलाभ तो एक अपवाद है। ऐसे अपवाद तो आपको बहुत कम मिलेंगे साहित्य में। हमारी बातचीत हुई थी नीलाभ जी से उस समय जी। उन्होंने कहा कि ये साहित्य अकादमी का जो अनुवाद पर पुरस्कार की घोषणा की जा रही है वो हुआ है, मैं नहीं लूँ, एक मजाक है। उन्होंने ये सब प्रयोग किया था। नीलाभ जी से हमारी बातचीत होती थी जब वो बीबीसी छोड़ करके आए हुए थे, तो हमारी रेगुलर बात, उन्होंने कहा कि एक मजाक है। और तब मैंने उनको कहा था कि रामविलास शर्मा एक व्यक्ति थे, आलोचक थे, रचनाकार थे, जो पुरस्कारों को ठुकराते थे, ये था दिखा देते थे पुरस्कारों को, सीधे तौर पर डांट देते थे, पुरस्कार नहीं चाहिए। वो पुरस्कार से बड़े थे, बड़े लेखक थे। हम लोग जब लिखते थे सर तो ऐसा लगता था कि अरे भाई पुरस्कार, इतना बढ़िया पुरस्कार, रामविलास शर्मा सर क्यों ठुकरा रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं। उसे हम लोग लिखने की शुरुआत किए थे, भी आश्चर्य लगता था और खराब लगता था, लेकिन आज के डेट में लगता है कि नहीं, वो सही थे और सही उन्होंने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं करुण जी। इसी बीच में मेरे मन में एक बात आ रही है जी, थोड़ा सा आपकी बात को ध्यान में सुनते हुए। एक दूसरा संकट भी हमारे सामने इसमें मौजूद है। इस अपसंस्कृति के संदर्भ में ही ये बात कहना चाहता हूँ। हमारे जितने भी प्रतिष्ठित प्रकाशक हैं, राजकमल, वाणी,
ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और भी जितने प्रकाशक हैं, ये प्रायः उन्हीं लेखकों को अधिक वजन दे रहे हैं। मेरा संकेत समझ रहे होंगे, ये प्रायः उन्हीं लेखकों को अधिक वजन दे रहे हैं जो पुरस्कारों के माध्यम से कहीं कहीं ज्यादा चर्चित हो गए। हाँ, जैसे इसमें मैं प्रकाशकों का दोष नहीं, यहाँ प्रकाशकों का दोष नहीं है, बल्कि हमारे अपने पूरे साहित्यिक माहौल का एक दोष है कि हम लोगों ने अंततः एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि जो अधिक चर्चित होगा, जो अधिक पुरस्कृत होगा, जो अधिक नाम वाला होगा, जो लगातार मंचों पर चर्चाओं पर बना रहेगा, वही कहीं कहीं मान्य है, स्थापित है, श्रेष्ठ है और स्वीकार्य है। ये मैं 2 उदाहरण बता रहा हूं सर, कि हमारे एक बड़े खास मित्र हैं, वे तमाम सारे पुरस्कारों के कमेटियों में रहते हैं और वो उनकी हैसियत इतनी महत्वपूर्ण बढ़ गई है कि वे अपने चहेतों को, अपने करीबियों को, अपने अपने ऊपर लिखने वाले आलोचकों को, अपने से जुड़े हुए तमाम सारे कवियों का एक बढ़िया मजबूत दायरा बना चुके हैं और वो लगातार प्रायः उन्हीं को पुरस्कृत करवाते हैं, कमेटियों में उनका नाम पास करवाते हैं, उनकी पुस्तकों को जो है स्वीकृत करवाते हैं और वो एक तरह से माहौल बनाए हुए हैं। यह जो संकट है, यह संकट एक नए संकट की ओर को इशारा कर रहा है। तो संकट क्या है? जो जेन्युइन रचनाकार, चाहे वो युवा पीढ़ी के हों, चाहे हों, वे कहीं न कहीं इस पुरस्कारों की होड़ में शामिल होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा सर, कि हम नहीं चाहते हैं किसी की जी हजूरी करें, नहीं चाहते हैं किसी के पीछे पीछे लगे, नहीं चाहते हैं कि किसी बड़े रचनाकार कमेटी के निर्णायक मंडल में शामिल किसी सदस्य की जी हजूरी करें, खुशामद करें, लेकिन क्योंकि उनको जगह बनानी है, अच्छे प्रकाशकों से प्रकाशित होना है, उनको भी स्थापित होना है, वे कहीं न कहीं इस पुरस्कारों की अपसंस्कृति के भाग दौड़ में, होड़ में वो लगातार शामिल होते चले जा रहे हैं। यह एक नए संकट का इशारा कर रहा है कि श्रेष्ठ रचना न जाने कितनी दूर चली गई है और हमें बड़े प्रकाशकों से प्रकाशित होना है एन केन प्रकारेण, और इसके लिए वो लग गए हैं अपनी आत्मा को बेचने। सही बात है। मैं ये कहना चाह रहा था कि पुरस्कार की जो श्रेष्ठता है, क्योंकि हम आप बात कर रहे हैं, तो अब संस्कृति तभी आती है जब श्रेष्ठता कम हो जाती है किसी चीज की। तो श्रेष्ठता जो है कम श्रेष्ठ या श्रेष्ठ या बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं, जहाँ की अब संस्कृति आ गई, क्योंकि ये ऐसा एक बर्निंग टॉपिक है पुरस्कार की अब संस्कृति। ये बहुत ही गंभीर मसला है साहित्य के लिए और सीधा से बात करना बहुत जरूरी है। इसमें रिस्क भी है, बहुत लोग नाराज भी हो सकते हैं, हुए होंगे। साहित्य अकेडमी के सारे प्रोग्राम हुए, साहित्य अकेडमी यहाँ नोबेल अवार्ड है, चाहे जो हो। हमको तो गुस्सा आता है कि आप इतने में अधुराए हुए रहते हैं, समेटाए हुए रहते हैं, आप वर्ल्ड लेवल पर क्यों नहीं जाते हैं? आपकी कविताओं का ट्रांसलेशन फिलिस्तीनी और अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियाई और फ्रेंच में क्यों नहीं होते हैं? केवल उदय प्रकाश अशोक वाजपेयी की ही क्यों होती है? मंगलेश डबराल की हुई है, अरुण कमल की हुई है, और लोग क्यों नहीं होती है? अगर आप इतना पॉपुलर हैं, या तो आप उतना गठजोड़ नहीं करते हैं, अलायंस नहीं करते हैं, उतना दूर तक पहुंच नहीं पाते हैं, या पहुंचने की कोशिश नहीं करते हैं, आप ग्लोबलाइज नहीं होना चाहते हैं, आप आपस में टांग खिंचोवल काम करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ एक पुरस्कार लेने से और उतने ही दुनिया में सिमटे हुए रहते हैं, कुएं में मेढक के समान एक दूसरे का पैर खींचने में लगे हुए हैं कि फलाने को नहीं मिलना चाहिए, फलाने को मिलना चाहिए, फलाने को वो होना चाहिए। अगर हम लोग तीनों बात कर रहे हैं तो बाहरी सुनने वाले, वो लोग बाहरी मतलब हमारे ही साहित्य के लोग, सुनने वाले लोग ये कहेंगे इनको पुरस्कार नहीं मिलता है, तो लोग जलते हैं और इस तरह के टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इस पर भी प्रश्न खड़ा हो सकता है।
और वो कहेंगे ये लोग का लेखन क्या है, कूड़ा है, सीधे तौर पर बिना पढ़े हुए हैं, सीधे तौर पर वो कूड़ा, जबकि वो खुद कूड़ा लेकर के बैठा हुआ है। देखिए कूड़ा अरुण का जी, भंडार बना हुआ है, लेकिन वो जी हमारे ऊपर कीचड़ उछालेगा, सरेआम कीचड़ उछालेगा। सरेआम नहीं उछालेगा तो ग्रुप बनाए हुए हैं, उन ग्रुप के बीच में जाएगा और वो काम वो करेगा, क्योंकि ठीक है। साहित्य में भी जात की इस पर पैठ हुई है। जी और आप जो है हाँ भरत भाई बोलिए। इसके जरा इसके पुरस्कारों की जरा नियत के और उसकी पृष्ठभूमि में जरा हम ले जाना चाहते हैं। मेरे सामने निराला, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, मुक्तिबोध और नागा, ये 5 श्रेष्ठ रचनाकार, मानक रचनाकार हैं। इनमें से केवल नागार्जुन को छोड़ करके, मेरे ख्याल से, मेरे जहां तक जानकारी है, केवल नागार्जुन को छोड़ करके बाकी 4 श्रेष्ठ और मानक रचनाकारों को कोई भी बड़ा पुरस्कार नहीं मिला है। कोई बड़ा पुरस्कार नहीं मिला है। नागार्जुन को भी नहीं मिला है। नागार्जुन को सर मिला, वो भी मैथिली काव्य कृति पर मिला। हाँ। पत्रहीन नग्न गाछ पर उनको पुरस्कार मिला। हिंदी के शिखर कवि हैं, लेकिन उनको हिंदी की रचना पर पुरस्कार नहीं मिलता है। आप यही समझ लीजिए कि इस समय जो पुरस्कारों का खेल चल रहा है, वह अंततः हमारे साहित्य को और हमारे साहित्यकार को कहाँ ले जाएगा। यह बात मैं कहते हुए आपके बीच में जरूर रखना चाहता हूं, पुरस्कार से केवल लेखक पुरस्कृत नहीं होता है, बल्कि लेखक को पुरस्कृत करके पुरस्कार भी सम्मानित होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी अगर पुरस्कार ये बड़े रचनाकार नहीं पाए तो इसमें लेखकों का कहीं अपमान नहीं हुआ, बल्कि पुरस्कार का भी अपमान हुआ है। पुरस्कारों के माने कह सकते हैं कि विश्वसनीयता कहीं कहीं बाधित हो रही है। इसलिए आप यह बिल्कुल न कहें कि कोई हमको स्वीकृत करता है कि नहीं, हमको, हमारे लेखन को कोई इनकार कर रहा है तो कोई बात नहीं है। ये तो समय और पाठक तय करेंगे कि हमारी रचना श्रेष्ठ है या नहीं है, हम कहाँ पर खड़े होते हैं, नहीं खड़े होते हैं, हमारी कलम में कोई बात या कोई दम या मौलिकता या नयापन है या नहीं है। ये तो गुटबाजी में फंसे हुए लोग कैसे तय कर सकते हैं। और कभी भी हम उनके हाथ में अपने भविष्य के निर्णय को नहीं सौंप सकते हैं। ये विशेष रूप से आपकी बात को रोक करके बीच में मैं बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, ये तो मैं संगठनों को भी लेकर के सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। संगठन भी पुरस्कार देते हैं। हमको खुद से पूजन सहाय सम्मान मिला, प्रसिद्ध लेखक संघ बक्सर इकाई की तरफ से मिला था। वो मजाक उड़ाया गया, फेसबुक पर मजाक उड़ाया और कई जगह मजाक उड़ाया कि 200 रुपए का पुरस्कार है और 150 रुपए का, 51 रुपए का पुरस्कार है। पुरस्कार की कोई कीमत होती है क्या? हालांकि वो एक मानक पुरस्कार रहा है और अभी भी दिया जाता है। चौधरी कन्हैया पुरस्कार दिया जाता है प्रसिद्ध लेखक संघ बिहार की तरफ से। प्रसिद्ध लेखक संघ ने कम से कम इतना मान रखा है कि वो दूसरे संगठन के लोगों को भी बात चर्चा करता है, बातों को लेकर के करता है। देखिए, ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ जनसंस्कृति मंच पर और जनवादी लेखक संघ पर। नामवर जी बोलते थे, नामवर जी की विशेषता भी रही। बेगूसराय के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हम उसमें हम थे, उन्होंने कहा कि तीनों संगठन को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, एक मैनिफेस्टो होना चाहिए, घोषणा पत्र होने चाहिए। इस पर काम लखनऊ में भी उन्होंने कहा था। राज्य सम्मेलन में गया था मैं, वहां पर केदारनाथ अग्रवाल पर एक मैंने अतिथि संपादन में, मेरे अतिथि संपादन में एक पत्रिका आई थी अवाम की, खगड़िया से। बाद में वो बादल का वश नाम से पुस्तक के रूप में वो किताब मेरी आई। वो नामवर जी ने ही उसका लोकार्पण किया था। तो कुछ संगठन ऐसे हैं जो कि अपने लेखकों को काफी चर्चा करते रहते हैं, वो रिकमेंड भी करवा लेते हैं पुरस्कारों के लिए। प्रलेश पता नहीं करता है कि नहीं करता है, जसम करता है कि नहीं करता है, जलेश करता है कि नहीं करता है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें छन कर आती हैं कि हाँ उन लोगों ने किया है, उन लोगों ने ऐसे किया, उन लोगों ने ऐसे मैनेज किया, उन लोगों ने ऐसे किया। अंत में पता चल जाता है, ज्यूरी के मेंबर लोग ही बता देते हैं कि ऐसे हुआ था। उस समय तो तत्काल में नहीं पता चलता है, लेकिन कुछ समय के बाद एक समय आ करके जब वो बीत जाता है, लोग भूलने लगते हैं
तो पता चल जाता है। अभी आप देखिए श्रीलाल इफ्को पुरस्कार 15 लाख रुपए के 18 लाख रुपए का पुरस्कार, वो भी मैनेज होने शुरू हो गया। बीच में तो सुनने में ऐसा आया कि जो मेंबर हैं उसके पैसे कुछ खा जाते हैं और कुछ पैसे दे देते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड। ये मेरी जानकारी में नहीं है, लोग कहते हैं। अब ये दंत कथा है या क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है पुरस्कारों को लेकर, क्योंकि ये अपसंस्कृति है एक तरह। तो ये अपसंस्कृति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये साहित्य का चीज है और साहित्य समाज के लिए है, समाज की बेहतरी के लिए है। और पुरस्कार क्यों जरूरी है? बिना पुरस्कार के हम नहीं रह सकते क्या? भरत प्रसाद ने वो फेसबुक पर घोषणा भी किया कि अब मैं पुरस्कार नहीं लूंगा। भरत प्रसाद जी सुन नहीं रहे लगता है मेरी बात। बिल्कुल मैं ध्यान से उन्होंने, सुन रहा हूं। हमको अभी तक याद है कि आज के बाद में कोई तरह का, किसी तरह का पुरस्कार नहीं लूंगा। मुझे अभी तक वो याद है घटना। जी देखिए भरत जी आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है सर, एक सेकेंड, मेरा मानना ये है कि पुरस्कार खराब चीज नहीं है, बशर्ते कि निष्पक्ष ढंग से, सही तरीके से और संतुलित तरीके से और जायज और कृति के आधार पर मिले तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए सर, क्या कह रहे थे मिथिलेश सर? हाँ, मैं ये कह रहा था कि एक मिनट, माइक को म्यूट कर दीजिए, आपका दो माइक है। फोन है, एक म्यूट कर लीजिए मिथिलेश सर। मैं ये कह रहा था, एक मिनट, कि अरुण जी ने जो कहा कि लोग हमारी बातें सुन के तरह तरह की बातें करेंगे, ये बात सही है। लोग बातें करेंगे, लेकिन लोग बात करेंगे इसलिए हम बात नहीं करें, कहीं से तो बात शुरू होनी चाहिए ना। मैं आपको मानसिकता की बात बता रहा हूं। एक बार साहित्य अकादमी के सचिव से मेरी बातचीत हो रही थी। उनको मैंने ये कहा कि आप लिखावट को कुछ प्रोग्राम्स आप स्पॉन्सर करिए, तो वो तैयार हो गए। फिर उन्होंने कहा, सचिव ने कहा कि जरा हमारे कवियों का ध्यान रखिएगा। तो मैं चौंक गया कि भाई आपके कौन से कवि हैं? तो उन्होंने कहा कि जिनको हमने सम्मानित किया। अब उनसे मेरा विवाद हो गया कि जिनको आपने सम्मानित किया, क्या बस वही कवि हैं? ऐसे तो समाज नहीं चलता है। आप जो कह रहे हैं वो तो बिल्कुल सही नहीं है। और फिर मेरी बातचीत उनसे टूट गई, क्योंकि उनका आग्रह था कि मेरे मैंने साहित्य अकादमी के कवियों का। तो अब ये देखिए, एक केंद्रीय संस्था, हमारे पैसे से चलने वाली, टैक्स पेयर्स के पैसे से चलने वाली संस्था, और वो संस्था और वहाँ के अधिकारी, सचिव तो अधिकारी ही हुआ, वो अधिकारी, उस अधिकारी के मन में ऐसी मानसिकता है कि जिसको उसने पुरस्कृत किया वही कवि है, तो बाकी लोग कुछ नहीं है। तो ये मानसिकता अब संस्कृति फैलाती है। ये बात रेखांकित करने की है कि ये अब संस्कृति कहाँ से आ रही है। ऐसी सोच से आ रही है, ऐसी मानसिकता से आ रही है। मुझे याद है, ये जो भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जो लोग देते हैं, वो लोग समय समय पर एक पुस्तिका छापते हैं जिसमें सिर्फ उन्हीं लोगों की तस्वीरें होती हैं और कविताएं होती हैं जिनको इस पुरस्कार से उन लोगों ने सम्मानित किया। तो अब यहाँ भी वही
साहित्य अकादमी के सचिव वाली मानसिकता काम कर रही है। उसी तरह से देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार है, उससे बाहर वो किसी को आलोचक समझते ही नहीं है। अभी देखिए कि लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, जो कि अग्रवाल जी का परिवार इस पुरस्कार को चला रहा था, लेकिन नियंत्रण बाहर से हो रहा था, रिमोट कंट्रोल से। अब वो पुरस्कार रजा फाउंडेशन के पास चला गया। परिवार ने अब उनसे नहीं संभल रहा होगा, तो वो रजा फाउंडेशन उसको देखेगा। तो रजा फाउंडेशन के पास जाते ही 2-3 उसमें संशोधन कर दिए गए हैं। एक की उम्र बढ़ा दी गई 35 से 40, तो अब युवा कवियों की उम्र अब 40 तक हो गई है। और अभी तक भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार एक कविता पर दिया जाता था, मैंने साल का वो सर्वश्रेष्ठ कविता माना जाता, मान लेते हैं लोग, और उस पर पुरस्कार। अब हो गया कि नहीं, संग्रह पर वो पुरस्कार दिया जाएगा। अब इस भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मेंबर भी बदल गए, एक व्यक्ति के हाथ में है। 5 लोग हैं, एक व्यक्ति 1 साल देगा। अब देखिए कि उस एक निर्णायक की क्या इतनी क्षमता है कि वो पूरे साल जितनी कविताएं छप रही हैं सब पर नजर वो रख पाएगा, ऐसा तो संभव नहीं लगता है। ऐसा तो ईश्वर भी नहीं कर सकता है। तो जाहिर है आर्बिट्ररी निर्णय होंगे, आर्बिट्ररी चुनाव होगा। तो निर्णायक जो निर्णय करने वाला है, जो निर्णायक है, वो इस बात को पता नहीं समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है कि वो अपने कृत्य से, वो अपने काम से समाज में एक अपसंस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि एक पुरस्कार के आगे आप 100 लोगों को डिनाई करते हैं, 50 लोगों को, मान लीजिए 2 ही लोगों को डिनाई करते हैं। डिनाई तो आप करते हैं, और जहां डिनाइयल शुरू होता है वहीं से चीजें बिगड़ने लगती है, समाज बिगड़ने लगता है। ऐसा नहीं है कि लोगों की नजर आज सोशल मीडिया पर नहीं है, अखबारों पर नहीं है, पत्रिकाओं पर नहीं है। आप जानते होंगे बिहार को तो माने रचनाकारों का स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक पत्रिकाएं वहीं बिकती हैं, सबसे ज्यादा पाठक वहीं हैं। तो पाठक तो हैं ना, ऐसा नहीं है कि पाठक नहीं है, पाठक हैं। जिस तरह से टेलीविजन्स, सारे चैनल्स कविता की अपसंस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं, उसी तरह ये सारे पुरस्कार अपसंस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया साहित्य अकादमी की बात कि कैसे वो कहते ये मेरा कवि है। अरे भाई, आपका कवि कैसे हो? तो इसी तरह से जितनी संस्थाएं हैं या जितने परिवार हैं, वो सब इसी तरह से संचालित होते हैं। और सारे पुरस्कारों के पीछे, मैं आपसे नाम तो मैं नहीं पूछूंगा कि वो किसका आप जिक्र कर रहे थे कि सब जगह है। इन पुरस्कारों में भी एक ही तरह के लोग संचालित कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा हिंदी प्रदेश, इतना बड़ा हिंदी का जो भूखंड है, वो कुछ लोगों के द्वारा संचालित नहीं हो सकता। वो संचालित होना भी नहीं चाहिए। तो अब इस तरह से जो चीजें हम देखेंगे तो बहुत निराशा होगी। हम लोग एक निराशा की ही बात कर रहे हैं।
अब संस्कृति के विरोध में हम लोग जो बोल रहे हैं वो निराशा की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि समाज में वो है। तो हमारी बातों से लोग जल के या बुरा मान के अगर कोई बात कहते हैं तो वो एक तरह से इन प्रक्रियाओं पर पर्दा डाल रहे हैं। ऐसे ही लोग हमारे ऊपर रिएक्शन करेंगे जो पर्दादारी का काम करने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि मेरा मानना है, अभी भी मानना है कि एक मुझे पुरस्कार मिला अरुण जी, ये एक सार्क का लेखक संगठन है। उसका 3 दिनों का कॉन्फ्रेंस लखनऊ में हो रहा था। मैं आमंत्रित था, मैं गया था। अचानक वहां से मंच घोषणा हुई कि सार्क साहित्य पुरस्कार मिथिलेश श्रीवास्तव को दिया। मैं तो चौंक गया वहां। फिर मैंने जाके ले लिया, लेकिन मैं सोच में पड़ गया कि ये अचानक कैसे हुआ। तो अब सार्क कंट्रीज के जो साहित्यकार हैं वो मुझे जानते हैं, क्योंकि इसमें बराबर मुझे बुलाया जाता रहा है और मैं जाता रहा हूँ। तो कोई उनकी प्रक्रिया होगी जो मुझे आज तक दिखाई नहीं पड़ी। तो जहां प्रक्रिया नहीं है वहां चीजों को स्वीकार करना एक मुश्किल काम है। अब तो मैंने अपने नए संग्रह में, शायद औरत ही रोती है पहले में, मैंने इस पुरस्कार का अपने परिचय में जिक्र ही नहीं किया। क्या बात है। क्योंकि वहां भी मुझे वही चीज दिखाई पड़ी कि भाई प्रक्रिया ही नहीं है। साहित्य एकेडमी में एक प्रक्रिया आउटलाइंड है, कैसे कैसे किताबें पहुंचेंगी, लेकिन हर जगह एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उस स्टेज के जो निर्णायक कमेटी के लोग होंगे वो खुद भी किताबें परोस सकते हैं निर्णायक मंडल के सामने। अगर आप गौर से देखेंगे तो हर जगह एक विंडो खोल दिया गया है। ये मैं साहित्य अकेडमी की बात कर रहा हूँ, विंडो खोल दिया गया है। अच्छा, दूसरी बात है कि राजनीति और विचार भी पुरस्कारों पर हावी होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो एक समय में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई कांग्रेस के साथ थी केंद्र में, केंद्र की सरकार में। उस समय जितने मार्क्सवादी थे उनमें से अधिकांश को यह पुरस्कार मिला। अब जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आप देख रहे हैं कि पुरस्कार की जो पुरस्कार दिया जा रहा है साहित्य अकेडमी के द्वारा वो बिल्कुल उलट गया है। अब ऐसे ऐसे लोगों को दिया जा रहा है। रामदरस मिश्र जी को दिया गया जो 90 साल में उनको, जो अब तक उपेक्षित रहे थे। तो इस तरह से भी चीजें प्रभावित की जाती हैं। अरुण जी। जी, मैं सर भरत जी कहाँ गए? भरत जी है उपस्थित हैं। हाँ, ध्यान से सुना जाए कि एक प्रश्न और लेकर के हम लोग समाप्त करेंगे, चूंकि काफी समय हो गया है। हाँ, और हाँ, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, चूंकि पुरस्कार की अब संस्कृति की बात चल रही है, तो ये प्रश्न शामिल करना जरूरी है कि ठीक है, पुरस्कार साहित्य अकेडमी को मिल रही है या कोई भी संस्था किसी कृति को पुरस्कार दे रही है, ठीक है, हम वहां तक सहमत हैं। हम इसके विरोध में नहीं है, पुरस्कार के विरोध में नहीं है, ना होंगे कभी। ये पुरस्कार, ये तो हमको जरूरी ये लगता है पुरस्कार कि युवा लोग को ज्यादा देना चाहिए, जो 30 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 12 साल के हैं, जो लिख रहे हैं, या माने बिलो 30, 35, 40 बिलो है, दिया जा रहा है, सब ठीक है। साहित्य अकेडमी में तो एज का प्रॉब्लम है नहीं,
वो तो बिहार इंडिया का नोबेल अवार्ड के रूप में माना जाता है साहित्य अकेडमी। लेकिन साहित्य अकेडमी पर प्रश्न नहीं है, वैसे तमाम पुरस्कारों को लेकर प्रश्न ये है कि जिन कृति को आप दे रहे हैं क्या वो पुरस्कार के लायक है, या उससे बड़ी रचना कोई लेखक लिखा है। एक ही लेखक किताब 1 दर्जन है या 5 है, 7 है, 4 है, 3 है, 2 है। अगर 2 में जो इंपॉर्टेंट है, जैसे आप उदाहरण लेना पड़ेगा रिस्क लेकर के काशीनाथ सिंह, जिसमें अरुण कंवल, लीलाधर जगुड़ी और एक नाम मैं भूल रहा हूँ जूरी मेंबर का, जब काशीनाथ जी की किताब पर रेहन रघु पर वो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। लेकिन जबकि उनकी चर्चित किताब है काशी का 80, उस पर नहीं मिला। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसी संस्थाएं जो कृति पर सम्मान देते हैं, तो उसकी जो महत्वपूर्ण किताब होती है उसकी उपेक्षा हो जाती है, और जो साइड की किताब है उस पर वो पुरस्कार दे दिया जाता है। तो भरत प्रसाद जी जी ये अंतिम प्रश्न है, और अनंतिम नहीं माना जाए, अंतिम माना जाए अभी इस प्रोग्राम के लिए। आगे हम लोग अपसंस्कृति की बात करेंगे। इसके पीछे वो मेरे दिमाग में बात आ रही है ना कि साहित्य की प्रतिबद्धता कहीं कमजोर हो रही है, इसलिए अपसंस्कृति फैल रही है। अगला टॉपिक अगले शनिवार को किसी दिन हम लोग रखेंगे, तो साहित्य की प्रतिबद्धता पर बातचीत हम लोग करेंगे। साहित्य की प्रतिबद्धता, क्योंकि इसका जड़ जो है, अपसंस्कृति का जो जड़ है, साहित्य की प्रतिबद्धता के कारण ये सब फैल रहा है। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर कोरिलेट हो रहा है। उसमें मनुष्य हो या नागरिक हो या रचनाकार हो या पाठक हो या प्रबुद्ध पाठक हो या बौद्धिक समाज हो या मंत्री नेता हो या तमाम तरह के जो समाज में विभिन्न तरह के लोग फैले हुए हैं वो लोग। लेकिन मेरा कहना ये है, अगले कार्यक्रम हम रखेंगे साहित्य की प्रतिबद्धता पर बातचीत। पहले बातचीत हो चुके हैं, लेकिन हम लोग अपने सर्किल में बात करेंगे आगे के प्रोग्राम में कि जिस कृति पर हमें पुरस्कार देना चाहिए, या लोग जो देते हैं, हम कौन होते हैं देने वाले, जो लोग देते हैं। जैसे काशी का 80 मैंने वो किताब पढ़ी है और वो बेहतरीन किताब है। वो वहां की संस्कृति, गाली की जो संस्कृति है उसका उसमें जिक्र है, बहुत सारी चीजें हैं, उस पर बातचीत नहीं करना है हमको। लेकिन उस किताब पर न मिलकर दूसरे किताब पर मिलती है। ऐसे बहुत सारे लेखकों के साथ हुआ। ऐसा क्यों होता है कि जो महत्वपूर्ण किताब है, जो चर्चा में है, उस पर न मिलकर के दूसरे किताब को क्यों दिया जाता है? रेहन पर रघु, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार काशीनाथ सिंह को मिला। स्वयं काशीनाथ सिंह ने इस बात को स्वीकार किया कि मेरी श्रेष्ठ कृति पर रघु नहीं है। ये स्वयं काशीनाथ सिंह ने स्वीकार किया था। और पाठकों की कसौटी पर अगर आप देखें तो काशी का 80 रेहन पर रघु से अधिक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। यह आपके संदर्भ में मैंने बात रखी है। एक दो बातें जो आज के इस चर्चा के क्रम में मैं रखना चाहता था। लगातार अपने अनुभवों से मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, और बहुत ठेठ निष्कर्ष मेरे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि परिचय और घनिष्ठ परिचय, बल्कि स्वार्थपूर्ण लेन देन का परिचय पुरस्कारों को देने का सबसे मूल आधार बन चुका है। अब कृतियां बहुत दूर हैं, कृतिकार भी दूर चले जा चुके हैं। जो जो हमारे परिचय के दायरे में है, हमारे संबंध के दायरे में है, हमारे स्वार्थों के दायरे में है, कहीं न कहीं उन्हीं के बीच में से चुन करके लगभग सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जा रहे हैं। यह ऑफ द रिकॉर्ड का बहुत बड़ा सच है पुरस्कारों के संदर्भ में। ये बात मैं आज कहना चाहता हूं। दूसरी चीज ये है कि यह हमारे सामने बड़ी से बड़ी समस्या है पुरस्कारों की अपसंस्कृति। लेकिन यह दूर कैसे होगी, इस पर हम लोगों ने आज विचार नहीं किया। हमारे वरिष्ठ कवि मिथिलेश श्रीवास्तव जी, प्रिय भाई और महत्वपूर्ण कवि अरुण सितांश जी, यह बात हम लोगों के बीच में जरूर उठनी चाहिए कि पुरस्कारों के विरुद्ध प्रायः वे ही आवाज उठाते हैं जो पुरस्कृत नहीं होते। ये एक धारणा बन चुकी है
कि जो पुरस्कृत नहीं हुए हैं, पुरस्कारों के विरुद्ध आवाज वही उठाते हैं और वो मानकर चलते हैं क्योंकि ये पुरस्कृत नहीं हुए, ये सम्मानित नहीं हुए, ये उपेक्षित रह गए, इस नाते सवाल ये उठा दे रहे हैं, इनकी अपनी पीड़ाएं हैं, तमाम तरह की बातें। वो तो मैंने कहा ही पहले। हकीकत ये है कि जो पुरस्कृत हो रहे हैं, जब तक वे स्वयं सवाल नहीं उठाएंगे, जब तक वे स्वयं अपना मूल्यांकन नहीं करेंगे, जब तक स्वयं ये खुल करके अपने इस अपसंस्कृति की दुनिया में बहते चले जाते हुए कमजोरियों पर स्वयं ये सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक यह समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी और इस पर कभी भी लगाम नहीं लगने वाला है। मेरे ख्याल से स्वयं वे ही सवाल उठाएं, वे ही प्रश्न खड़े करें और स्वीकार करें कि हाँ, अब संस्कृति काफी बढ़ चुकी है, हम स्वयं उसमें शामिल हैं, तब जाकर के शायद इस समस्या का एक वाजिब समाधान निकाला जा सकता है। इस समय तो स्थिति ऐसी है भरत भाई की वो दिमाग में बात आती है कि पुरस्कारों के जितने भी पैसे हैं इंडिया में, सब कोरोना में गरीब लोगों को झोंक देना चाहिए, जो असमर्थ हैं, जो पैसे जितने भी 1000 रुपया तक भी अगर है तो वो अगल बगल जो मर रहा है उसमें दे देना चाहिए पैसा, सारे पुरस्कारों को खत्म कर देना चाहिए। कभी कभी गुस्सा इतना तीव्र आता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन कोरोना से लोग इतने सारे लोग मर रहे हैं, इतने पुरस्कार के पास, पुरस्कार संस्थाओं के पास इतने पैसे हैं, वो किस लिए हैं? जब मनुष्य नहीं बचेगा तो पुरस्कार किसको दिया जाएगा और साहित्य कैसे लिखा जाएगा? वो सारे पैसे पुरस्कारों को बांट देना चाहिए, पानी की तरह बहा देना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही अरुण जी। मैं उदाहरण के साथ ये बात कहूंगा आपके, 2011 ईस्वी में जब शिमला का शिखर सम्मान मुझे मिला, चूंकि अपने चर्चा मैं लाना नहीं चाहता, लेकिन बात बात में अगर कहीं ये संदर्भ आता है तो थोड़ा संयमित ढंग से इसको रख ही देता हूं। उस शिखर सम्मान में केवल 5000 रुपए पुरस्कार, 5100 रुपए मुझे मिला था। शिखर सम्मान 2011 शिमला, मुझे भी उतना ही मिला था। तो उस समय मैंने ये तय किया कि इस वर्ष से 2011 से अपने गांव में मैं लोकांचल संस्था, अपने गांव में मैंने 2007 ईस्वी में लोकांचल संस्था बनाई और मैंने तय किया कि अब प्रत्येक वर्ष अपने लोकांचल संस्था में एक वार्षिक कार्यक्रम करूंगा जिसमें 5000 रुपए का कम से कम कंबल, साड़ी, शाल का वितरण किया जाएगा। और आप लोगों की शुभकामनाओं से अभी तक वो क्रम बना हुआ है। वो 2011 से नियमित रूप से कार्यक्रम हर वर्ष लोकांचल के माध्यम से आयोजित होता है और उस पुरस्कार की राज्य से आरंभ किया गया वो कार्यक्रम अभी तक जारी है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं बात शेयर नहीं किया था। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो मुझे कहना पड़ रहा है कि ऑफ द रिकॉर्ड गांव के लोग जानते हैं कि जब शादी ब्याह का मौका होता है, खास करके तिलक में थोड़ा शांति रहती है, ब्याह की अपेक्षा तिलक में शांति रहती है। तिलकहरू लोग जो आते हैं तिलक चढ़ाने के लिए शादी ब्याह में, तो मैं 86 में मैट्रिक किया था। उस समय से मैं साहित्यिक पत्रिका लेना शुरू किया, हंस और आजकल, और तमाम तरह की पत्रिकाएं लेना शुरू किया और पत्रिकाओं का ढेर लग गया। और मैं क्या करता था कि बोड़ा का बोड़ा, जब शादी ब्याह का जैसे अभी मौसम है तो मैं लेकर जाता था गांव में, और जब तिलक किसी के यहाँ हो, 1-2 तिलक में मैं उस पत्रिका को बांटता था। और आज भी ये 2 साल से काम नहीं हो रहा है। जितनी भी पत्रिकाएं हैं जो गैर साहित्यिक लोग हैं उनको मैं पढ़ाता था और देता था। 2 साल से रुका हुआ है। मैं बोड़े के बोड़े पत्रिका कोई लाइब्रेरी में मैंने नहीं दिया। अभी पिछले दिनों कलिकट में मैं गया था विश्वविद्यालय में, छायावाद पर बोलना था, तो पिछले दिनों बाढ़ आ गई थी शंकराचार्य विश्वविद्यालय कोची में, वहां का लाइब्रेरी डैमेज हो गया था। तो लगभग वहां भी 200-250 किताबें मैंने दाम से, अपने पैसे से, मैं नहीं बताऊंगा कितने पैसे लगे, क्या हुआ उसका, क्या श्रेय मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैंने 5-6 बंडल बना करके मैंने फेसबुक पर केवल फोटो दिया था और मैंने भेजा वहां पे, क्योंकि वहां कलिकट वहां से दूर है। मैंने वहां वादा किया था कि मैं वहां की लाइब्रेरी के लिए किताबें दूंगा। वो किताबें उन तिलक में आने वाले लोगों के लिए रखा था देने के लिए।
लेकिन वहां शांति नहीं, अध्यक्षा थी हेड ऑफ डिपार्टमेंट शंकराचार्य विश्वविद्यालय कोची के, तो उन्होंने थैंक्स दिया और बहुत सराहना की। मुझे बहुत शांति मिली, सुख शांति मिली। वहां पर मेला भी लगा, पुस्तकों की प्रदर्शनी हुई, उसमें वो किताबें रखी गई, तो वो एक सुकून मिला, लगा कि बड़ा पुरस्कार है मेरे लिए। मैं तिलकहरू लोग को जो गांव से आते हैं उनको मैंने किताबें बांटी, पत्रिकाएं बांटी दिया। और उसमें मैंने क्या किया कि एक पत्रिका का दाम 10 रुपए, 5 रुपए, 25 रुपए है, मैं 1 रुपया लेता था, कोई 5 रुपया देता था। अब पूछे क्यों? गांव में कोई चीज आप फ्री में दे दीजिएगा, ये मेंटलिटी है, मानसिकता है। फ्री में दे दीजिएगा तो लोग फेंक देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे। उनसे कुछ पैसे लेकर के, भले ही वो पुरानी ही पत्रिका क्यों ना हो, किताबें क्यों ना हो, लेकिन उनका पैसा अगर ले लीजिएगा, 5 रुपया 10 रुपया ले लीजिएगा, तो उनको लगे कि मैं पैसा से खरीदा, उसको फेंक नहीं सकते, वो ले जाकर के पढ़ते हैं। वो लोग पत्र लिखते थे, फोन करते हैं, अब आप नहीं देते हैं। हम कोरोना में कैसे दें? कोरोना में संभव नहीं है। कुमार नयन अभी पिछले दिनों निधन हो गई, उनकी किताब सोचती हैं औरतें, राधा कृष्ण प्रकाशन ने छापी। वो पिछले साल कोरोना में और इस साल भी न जाने कितने चावल गेहूं बंटवाए, कहीं फोटो कहीं कुछ नहीं छपा, कहीं प्रकाशित नहीं वाले, उन्होंने हेल्प किया दूसरे को। इससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता है? मिथिलेश सर, आपकी बात से हाँ बिल्कुल, ऐसे इनिशिएटिव्स का हमें जरूर नोटिस लेना चाहिए और उस पर बात करनी चाहिए। इसी तरह के छोटे छोटे इनिशिएटिव से अब संस्कृति पर कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा। अगर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं न तो पुरस्कार देने के पक्ष में हूँ और न पुरस्कारों को समाप्त करने के पक्ष में हूँ। मेरा कहना है कि आप कोई भी काम करें तो उसके लिए आप एक व्यापक चयन प्रक्रिया प्रिस्क्राइब करें और उसको फॉलो करें। लेकिन इसको चयन प्रक्रिया को फॉलो करना, अरुण जी, मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि किसी के पास पैसा तो होता नहीं है और वो स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए ये काम करते हैं लोग। जैसे ज्यादातर परिवार पुरस्कार शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उनके पास आर्थिक संकट रहता है। तो अब जब आर्थिक संकट रहेगा तो वो एक व्यापक चयन प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर सकते। अब व्यापक चयन प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए आपको एक, जैसे कॉल सेंटर बनता है, जैसे वॉर रूम बनता है, उस तरह की चीज की व्यवस्था नहीं होगी तो वो व्यापक चयन प्रक्रिया नहीं होगी। तो अगर आपके पास व्यापक चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए संसाधन नहीं है तो बेहतर है कि आप उस चीज को शुरू ही ना करें। लेकिन जिनके पास संसाधन है, जैसे अकादमियां, अभी तो 2 अकादमियां सक्रिय हैं, साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी, दिल्ली की हिंदी अकादमी, शायद यूपी में भी कई तरह की अकादमियां हैं, बिहार में भी कई तरह की अकादमियां हैं जो अब इधर शायद सक्रिय हैं। तो उनके पास संसाधन है क्योंकि वो सरकार से पैसा मिलता है और उस पर वो काम कर, तो उनके पास एक व्यापक चयन प्रक्रिया होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कौन कहाँ कैसे लिख रहा है, खड़ा हुआ था बिहार सरकार में, सवाल खड़ा हुआ था, तब जाकर के वो बुला करके समारोह करा करके, केदारनाथ सिंह पिछले दिनों आए हुए थे जब उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो केदार जी आकर के डिस्ट्रीब्यूट किए थे, समारोह हुआ था, सादा समारोह, उसमें लोगों को पुरस्कृत किया गया था। नहीं तो पहले तो चेक से ही पैसे भेज दिए जाते थे, घोषणा हुआ चेक से पैसे भेज दिए, हो गया पुरस्कार का। वो तो पुरस्कार अर्पण समारोह हुआ ना, मैं अर्पण समारोह की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको
कोई भी पुरस्कार देना है तो उसके लिए व्यापक चयन प्रक्रिया आप सुनिश्चित करें, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करें, तब आपके पुरस्कार की प्रतिष्ठा बनेगी और लोगों में पुरस्कार के प्रति विश्वास पैदा होगा। और विश्वास जब पैदा होगा तो जो अपसंस्कृति फैल रही है उस पर नियंत्रण होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो हमारा जो कंसर्न है, वो हमारी चिंताएं हैं, वो हैं कि साहित्य समाज के प्रगतिशीलता के लिए होती है। अगर साहित्य में ऐसे काम हो रहे हैं जिससे कि अपसंस्कृति फैलती है, जिससे कि उसमें गिरावट समाज को प्रभावित करता है ना, समाज में गिरावट आती है, तो उस अपसंस्कृति को कैसे नियंत्रित करेंगे? तो उस अपसंस्कृति को नियंत्रित करने के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो अभी मेरे दिमाग में 2-3 बातें आई। आप व्यापक चयन प्रक्रिया करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, पारदर्शिता रखें, और अगर आपको कंटिन्यूटी बनाए रखने की अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो उसको नहीं शुरू करें, उसमें एक कंटिन्यूटी रखें। तो ये सब चीजें जब तक आप नहीं करेंगे तो पुरस्कार हो या कोई चीज हो, जो सरकारें पद्मश्री और पद्म विभूषण इत्यादि, भारत रत्न जैसे पुरस्कार देते हैं, उनमें भी अपसंस्कृति है, वो भी आर्बिट्ररी डिसीजंस होते हैं। तो ये बात उन पर भी लागू होती है, वहां भी ये बातें लागू होती हैं। राज्यसभा के सदस्य बनाए जाते हैं साहित्यकारों में, तो वो भी एक तरह की अपसंस्कृति। एक व्यापक फलक पर अगर हम देखें तो पुरस्कार तो इन सब सारी चीजों में वो चीजें लागू होती हैं। वही आर्बिट्ररीनेस है, फला को उठाया हमने राज्यसभा में भेज दिया। तो अब जैसे जुडिशरी में देखिए, रंजन गोगोई को राज्यसभा में भेज दिया गया, एक पल के लिए तो हमारा पूरा भरोसा ही जुडिशरी से उठ गया था, और उसको फिर से रीएस्टैब्लिश होने में टाइम लगेगा। तो पाठक का भरोसा जब टूटता है तो उसको रेस्टोर करने में बहुत टाइम लगता है अरुण जी। तो ये विषय जो हम लोगों ने उठाया, ये प्रासंगिक विषय है, और शायद हम लोग साहस के साथ बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें करने के लिए बहुत साहस की जरूरत है। अभी मैंने साहित्य अकेडमी के सचिव की आलोचना की, तो इसके पीछे मेरे दिमाग में ये बात भी चल रही है कि शायद मैं भी चाहूंगा कि साहित्य अकेडमी मुझे आमंत्रित करे, मुझे पुरस्कार दे। पहले भी साहित्य अकेडमी ने मुझे बुलाया है, सम्मानित किया है, कविता पाठ कराया है। तो अगर मैं सचिव की आलोचना करता हूँ तो सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि ये सब मुझे साहित्य अकेडमी नहीं भी दे तो मेरा जीवन चलेगा। तो साहस से तो बात आपको करनी पड़ेगी ना। अब जैसे मैं एक और पुरस्कार की बात करता हूँ, नागार्जुन सम्मान, एक नागार्जुन के नाम पर ट्रस्ट बना है दिल्ली में, जिसमें मैनेजर पांडे हैं। अब ये नागार्जुन सम्मान किसको दे रहे हैं? जिसको हम हर तरह से रचनाकार के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, उसी को ये लोग नागार्जुन पुरस्कार दे रहा है। अब इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। ना उससे नागार्जुन का नाम बढ़ रहा है, ना पुरस्कार की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। जो प्रतिष्ठित हैं उन्हीं को उठा के आप दे रहे हैं। ठीक है, आप दीजिए, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। वहां भी चयन प्रक्रिया नहीं है। तो इस तरह के आपको कई काम, निरर्थक काम दिखाई देंगे, और उससे समाज में
कोई आप साहित्य की भलाई कर रहा है, कहीं से तो ये बात सामने आनी चाहिए। अगर कोई पुरस्कार दे रहा है तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि रचना, मान लीजिए कल को हम ही लोग कोई पुरस्कार शुरू करते हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम वो सामर्थ्य हमारे पास है कि नहीं कि हम उसको कंटिन्यूटी दे सकेंगे, हम एक व्यापक चयन प्रक्रिया बना सकेंगे। नहीं है तो हमें नहीं करना है। तो सामर्थ्यहीन लोगों के द्वारा ये अपसंस्कृति फैलाने की कोशिश हो रही है और ये तमाम राज्यों में पता नहीं कैसे कैसे वो पुरस्कार चल रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, और कई पुरस्कार तो हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। तो ऐसी अपसंस्कृति के विरुद्ध हमें बोलना चाहिए। हाँ, बोलने के लिए आपको साहस की जरूरत है। साहस इस अर्थ में कि आपको उन चीजों से आपको वंचित किया जा सकता है सिर्फ बोलने के लिए, क्योंकि आपके यहाँ लोकतंत्र है लेकिन लोकतंत्र की वह आजादी नहीं है, क्योंकि इंटॉलरेंस है, ओवरऑल इंटॉलरेंस है। एक बार मैंने केदारनाथ सिंह की आलोचना की इंडिया टुडे में, एक उन्होंने कोई कविता विशेषांक संपादित किया था, उसमें मैंने उनकी आलोचना की और तब मैं नया नया साहित्य में आया ही था। केदारनाथ सिंह उस आलोचना को शायद मरने के समय तक याद रखे रहे। तो इंटॉलरेंस है, आप इतने बड़े कवि हो गए फिर भी आपके अंदर इतना इंटॉलरेंस है। ये बात भी अपसंस्कृति को बढ़ावा देती है। तो आपको ये सब चीजें तो ध्यान में देना होगा। पुरस्कार ही नहीं, हम पुरस्कार की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं कि ऐसी प्रवृत्तियां हैं, अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियां हैं। आप कहते हैं कि हम लोकतंत्र में हैं, लेकिन जब तक टॉलरेंस नहीं होगा, आप में, आपके अंदर अपनी आलोचना सहने की शक्ति नहीं होगी, अपनी आलोचना को अप्रिशिएट करने का भाव नहीं होगा, तो आप अपसंस्कृति को बढ़ावा देंगे और दे रहे हैं। इसलिए मैं जो बातें आज हुई उन बातों को मैं अप्रिशिएट करता हूं और ओन करता हूं। मैं पीछे नहीं हट रहा हूं, मैं ओन करता हूं। और इसका देखिए, ओन करने का खामियाजा सबसे ज्यादा किसने भुगता है अपने हिंदी में? विष्णु खरे ने। विष्णु खरे की बेबाकी, ऑनेस्टी और स्टैंड लेने की जो प्रवृत्ति रही, उस प्रवृत्ति के वो शिकार हुए। हम लोगों ने उन्हें मार डाला। तो ठीक है, विष्णु खरे की बात अलग है। विष्णु खरे थे तो कोई उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। तो इन सब चीजों को हमें ओन करना पड़ेगा कि हम ऐसा कहते हैं और ऐसा समाज में है। तो अब मैं अरुण जी को अनुरोध करूंगा, अरुण जी से कि ये बहुत अच्छी बातें की। लग रहा था कि मैं सुनता ही रहूं, और आपका जो आक्रोश है या जो बात है वो बिल्कुल ही जायज है, और इस तरह की बातें होनी जरूरी है। बहुत सारे सवाल हैं, मतलब भरत जी ने ऐसा एक टॉपिक रख दिया है कि ये खत्म ही नहीं होगा। ये लगता है कि अगर हम 10 साल बात करें तो कंटिन्यू बातचीत होती रहेगी। हम 2 घंटे से बात कर रहे हैं, 1 घंटे 59 मिनट हो गए बात करते करते, लगभग 2 घंटे, तो बहुत लंबा खींच जाएगा और सुनने वालों को भी लेंदी हो जाएगा। इसलिए एक संतुलित बैलेंस तरीके से अगर हम बना करके रखेंगे, ताकि लोग फिर देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे।
ज्यादा लिंगर होना भी चीजों को एक अपसंस्कृति के रूप में इसको मान लें हम लोग, तो ये सही नहीं है। चूंकि सुपाच्य उतना ही होता है, अगर खाना 250 ग्राम खाना है और 1 किलो खिला दीजिए तो वही बात हो जाएगी आज के संदर्भ में, क्योंकि बात हम अब संस्कृति कर रहे हैं। ये इस पर हम लोग एक कड़ी में पार्ट 2 और रखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ मिथिलेश सर कि साहित्य की प्रतिबद्धता पर बातचीत भी हम लोग किसी दिन कर लें, या और कोई टॉपिक हो उस पर कर लें, या इसी को पार्ट 2 में कर लें। तो हमारी बातचीत लगभग कुल मिलाकर के कृति को लेकर के, पुरस्कार की स्थिति को लेकर के, ज्यूरी मेंबर की बात को लेकर के, और तमाम उदाहरणों के साथ साहित्य अकेडमी, भारत भूषण अग्रवाल, देवी शंकर अवस्थी सम्मान और तमाम तरह के पुरस्कारों की भी हम लोगों ने चर्चा की। जिन पुरस्कारों को हम लोग नहीं जानते थे उसकी भी चर्चा कर ली, और आज जानकारी भी हुई। तो कुल मिलाकर के इस तरह से बातचीत हो गई हमारी। मैं ये चाहता हूँ कि अगर भारत प्रसाद जी कुछ कहना चाहते हो तो ये अंतिम संवाद हो, और भारत जी के बाद मिथिलेश सर धन्यवाद ज्ञापन कर दें, उसके बाद कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। जी देखिए, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। पहली बात तो यह है कि आज की चर्चा से वाकई मुझे एक संतुष्टि मिल रही है कि हम लोगों ने साहस के साथ उन जरूरी सवालों को उठाया है जो सवाल उठाने से प्रायः लोग बहुत कतराते हैं। इस अर्थ में आज की चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण हम मान करके चल रहे हैं। एक बात फिर एक दिमाग कहीं कहीं आ रही है कि पुरस्कारों को स्वीकार करने के साथ साथ पुरस्कारों के इनकार करने की भी संस्कृति विकसित होनी चाहिए। अब इस मामले में आप जो है जयापाल शास्त्री का नाम खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। उन्होंने नोबेल पुरस्कार तक को इनकार कर दिया था, और वो तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। हमारे हिंदी साहित्यकार पुरस्कारों के इनकार करने की संस्कृति को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। यह भी पुरस्कारों के अपसंस्कृति का एक बड़ा कारण है। इसी के साथ मैं आज अपने इस लिखावट के मंच पर और वरिष्ठ बड़े भाई मिथिलेश श्रीवास्तव जी का वाकई में धन्यवाद और आभार देता हूं। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैंने, जैसे आपने भरत जी ने कहा कि गांव में वो सफाई सुथरा वाला जो काम, जो पैसे 5,000 रुपए देते हैं, हमने जैसे पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन तिलक समारोह में किया, या करते आते आ रहे हैं, अभी टू बी कंटिन्यू। अभी 2 साल से कोरोना के चलते मैं नहीं कर पा रहा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जितनी भी किताबें पत्रिकाएं आती हैं मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, 1 रुपए 2 रुपए 10 रुपए लेकर के। गांव के आदमी को फ्री में देते हैं तो फेंक देंगे, अब पैसे लेके देंगे तो उनको पैसा लगा रहेगा तो घर में बचा कर रखेंगे। और बहुत लोग फोन भी करते हैं, मैंने इस बात का जिक्र कर चुका, पहले ही मैंने जिक्र कर दिया, और वो मैं करता हूँ ताकि पढ़ने की संस्कृति हो, विकसित हो। तो उससे बड़ा देने का जो है, किताब देने का, पत्रिका देने का, और उससे रिस्पांस मिलने का जो बात होती है, उससे बड़ा पुरस्कार कुछ दिखाई नहीं देता। उससे आगे चल करके एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं नहीं करूंगा, कि एक बार एक समारोह में मैं गया था, दलित पर बातचीत हो रही थी, तो एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था मैं नाम भूल रहा हूँ आर्टिकल का, वो देशज की गांधी का देश और देशज की आंधी, कुछ ऐसे करके एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने। तो उसमें दलित समुदाय से एक आए हुए थे, बुधिराज हंस शायद नाम है उनका, वो बता रहे थे कि हम लोग जब 100 दाह करने जाते हैं या उसका वो संस्कार करने, वो विधि करने के लिए जाते हैं, तो जो चेप्स बुक होते हैं, चेप्स छोटी छोटी सस्ती सस्ती किताबें जो होती हैं, वो शमशान घाट पर हम लोग उसको फैला देते हैं, और वहां पर लोग आते हैं तो उस किताबों को खरीदते हैं। वो किताबें 5 रुपए 4 रुपए 10 रुपए किताबें होती है, वहां लोग खरीद करके लोग पढ़ते हैं, घर ले जाते हैं। ये पढ़ने की संस्कृति।
तो जो पढ़ने की जो संस्कृति है उससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता है? उससे तो बड़ा पुरस्कार कुछ नहीं हो सकता कि जहां पर एक मनुष्य जल रहा है और वहां पर बगल में किताबों की बिक्री हो रही है, या एक शादी समारोह तिलक पड़ रहा है, वहां पर किताब का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो या अपने पैसे से गांव की सफाई करवा रहे हैं भरत जी, तो ये तरह का काम कहीं ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, काम चल रहा है। तो समाज जिंदा इसी तथ्यों से है और इसी कारणों से है। कुमार नयन ने बहुत बड़ा काम किया, कोरोना में पिछले साल बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करवाया, सब कुछ करवाया, और आज देखिए वो व्यवस्था के शिकार हो गए। तो मैं यही कहना चाहता था, फिर अगले बार किसी दिन किसी रोज मिथिलेश जी को मैं मंच सौंपता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करें और समाप्त करें। मिथिलेश सर। तो मित्रों, आप लोगों ने आज इन 3 कवियों को पुरस्कारों की अपसंस्कृति विषय पर विचार सुना आपने। तो मैं इस थोड़ी देर के बाद ये YouTube पर ये सारा प्रोग्राम आ जाएगा, आप लोग सुनेंगे और सब्सक्राइब करेंगे लिखावट YouTube को। और मैं अरुण शीतांश और भरत प्रसाद जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और इस प्रोग्राम में शामिल हुए और अपने विचार करें। धन्यवाद, सबका धन्यवाद।